ओके। हेलो हेलो हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट प्रश्न देखें, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? पहला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? ए चेन्नई, बी विशाखापट्टनम, सी हैदराबाद, डी पोर्ट ब्लेयर। पहला प्रश्न, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां है? तो इसका आंसर है आपका सी हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। 2005 में हमने सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना की थी। 2004 में सुनामी आई थी। 2004 में सुनामी आई थी जिसका सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव भारत में तमिलनाडु में पड़ा था। तो इसके बाद हमने कि सुनामी जैसा डिजास्टर आने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके, तो हमने 2005 में इस प्रकार का सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में बनाया था। ये 2004 की जो सुनामी आई थी, इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड जो सबसे ज्यादा हुआ था भारत में वो तमिलनाडु हुआ था। उसके साथ साथ श्रीलंका और फिर ये इंडोनेशिया वगैरह तक काफी प्रभावित इस सुनामी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नीचे दिए गए वक्तव्य, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला कथन यह है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई हिमालय क्षेत्र में अर्थक्वेक्स की। दूसरा कथन है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ये कारण होगा, ये कथन है, ये कारण है। कारण ये कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। अब ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इस प्रश्न का आप आंसर देने का ट्राई करें थोड़ी। तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। कथन कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये बात सही है। यदि हम इसको कारण माने तो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है क्योंकि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों स्पष्टीकरण करता है। आंसर इसका ए सही होना चाहिए। आंसर इसका ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में जो खनन कार्य में वृद्धि हुई है उसके कारण यहां बार बार भूकंप आ रहा है। माना यह जाता है ज्योग्राफर के द्वारा कि हिमालय क्षेत्र की जो चट्टाने रॉक्स है वो बहुत अभी अपनी अवस्था में नहीं आई, अपने ये कह लीजिए कि अभी बलित अवस्था में है, युवा अवस्था में वो चट्टाने। परिणाम ये कि हम इन चट्टानों पर बहुत ज्यादा खनन कार्य करते हैं तो उससे जो पूरा हिमालय की जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिससे बार बार अर्थक्वेक्स आते हैं। और अब ये है कि हमने पूरे हिमालय क्षेत्र में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिए। बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो इससे जो हिमालय के पूरे वलित पहाड़ है वो टूट रहे हैं और इसका कारण क्या हो रहा है कि जो भूकंप की फ्रीक्वेंसी है उसमें वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ए पश्चिमी विक्षोभों से, बी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी अरब सागर मानसून से, डी लौटते हुए मानसून से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी के मानसून, अरब सागर या लौटते हुए मानसून से। तो इसका सही आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। यदि हम यहां पर देखें इसको, यदि हम इसको मैप पर भी देखते हैं तो ये भारत के उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र है। इसे
गंगा के मैदान कहते हैं, हम 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निचले गंगा का मैदान। तो देखे इस साइड जो बारिश हो रही है वो शीत ऋतु में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ है तो ऑब्वियसली इस तरफ से आते हैं, यहां से आते हैं, हिमालयस में हिट करते हैं। तो हिमालय के हाइट वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है वो बर्फ के रूप में होती है। जबकि हम मैदानी क्षेत्रों में आए, पंजाब या दिल्ली वाले क्षेत्रों में आए, यूपी के मैदानी क्षेत्रों में आए तो वर्षा के रूप में होती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका जो जन्म है या उत्पत्ति स्थान है वो भूमध्य सागर है। तो ये भूमध्य सागर से एक दूर का ट्रैवलिंग करते हुए कैस्पियन अरब सागर होते हुए फिर भारत में आता है और बारिश करता है। अभी 2023 लास्ट में एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर में कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहले इससे जो भारत में ओवरऑल बारिश होती थी वो 2 से 3% होती थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश है वो 12 से 13%, यानी कि काफी अब इंक्रीज बढ़ गया है, इससे भारत में बारिश होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? ए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। बी, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। सी, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना। डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर दे। भारत में वर्षा का आधिक्य है, अधिक वर्षा बारिश होती है भारत में, फिर भी इसको प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका कारण सभी है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना बिल्कुल सही है। यदि आप भारत की टोपोग्राफी को देखें तो भारत की टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति कुछ इस प्रकार की है कि वहां बड़े बड़े पठार है, बड़े बड़े भूभाग है। उसकी वजह से जो यहाँ की पूरी एक स्थलाकृति है वो ऐसी है कि वहां पानी टिकता नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे जैसे लेट सपोज उत्तराखंड है या नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है तो वहां बिल्कुल इस प्रकार की टोपोग्राफी है कि वो ऐसे ढलान में है तो पानी वहां से बह जाता तो नहीं रह पाता, बारिश अत्यधिक होने के बावजूद भी पानी नहीं टिक पाता है। यदि हम इसका सिंपल एग्जाम्पल यहाँ ये देख लीजिए, इस वाले क्षेत्र में भी ले, उत्तर पूर्वी भारत में भी ले, तो ये यदि हम इधर ये वेस्ट बंगाल वाला इलाका भी लेते, यहाँ बंगाल की खाड़ी से बहुत बारिश होती है। इधर आप मेघालय ले लीजिए जहां पर गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ी है, यहाँ आप दार्जिलिंग के पास दुआर स्थलाकृति ले लीजिए, दुआर स्थलाकृति जो बड़ी फेमस होती है चाय की खेती के लिए, तो वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। बट उसका आप टोपोग्राफी देखेंगे ढाल स्लोप ऐसे में तो पानी टिकता नहीं है, वापस बह जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, एग्जैक्टली सो जैसे आपकी समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और आप चले जाइए मरुस्थलीय रीजन में तो बाष्प बन के उड़ जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, बिल्कुल भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और 5 से 6 महीने में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत लगातार बारिश होती है बट वो कुछ ही महीने में होती है, लास्ट में वो कम हो जाती है। तो ये भी सही है कि थोड़े ही महीनों में जोर से होना, और कभी कभी इसमें मानसून ब्रेक भी हो जाता है, कभी कभी एल नीनो इफेक्ट भी आ जाता है, तो फिर वो 4 से 5 महीने जो बारिश होनी वो भी नहीं हो पाती। तो इसमें से आंसर डी हो जाता है, उपर्युक्त सब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जहां सबसे कम वर्षा भारत में होती है? ए, लेह में। बी, बीकानेर में। सी, जैसलमेर में। डी, चेरापूंजी में। तो देखिए भाई कहां होती है सबसे ज्यादा बारिश? तो भारत में सबसे कम बारिश, तो भारत में सबसे कम बारिश लेह में होती है, लद्दाख में होती है। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज है, आपको मालूम ही है। यहाँ ज्यादातर बर्फ ही पड़ी रहती है, बर्फ के रूप में ही होती है, बारिश तो बहुत ही कम हो जाता है, हाई अल्टीट्यूड रेंज में है ये। तो इसका आंसर हो गया आपके पास लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न देखें। आम्र वर्षा, मैंगो शावर संबंधित है। आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो मैंगो शावर किसी से संबंधित है? तो मैंगो शावर संबंधित है आम की फसल।
ये जो मैंगो शावर है, ये एक्चुअली में देखा जाए इसका जो नाम है वो ये केरल का मालाबार तट है। केरल के मालाबार तट पर प्री मानसून रेन होती है, और जो प्री मानसून रेन होती है उसी को हम यहाँ पर स्थानीय नाम उसको हम मैंगो शावर्स कहते हैं। तो ये जो आंसर है ये आम की फसल के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इससे आम की जो फसल है उसमें फ्लॉवरिंग जल्दी होने लग जाती है, वो जल्दी पक जाती है। तो ये यहाँ पर इसका अलग अलग नाम है, जैसे केरल में इसको मैंगो शावर्स कहते हैं, और देख लीजिए इसको अलग अलग नाम है। ये जो आम्र वर्षा है इसे हम प्री मानसून रेन कहते हैं। ये प्री मानसून रेन हम इसे कहते हैं हिंदी में। मानसून पूर्व वर्षा होती है, मानसून पूर्व वर्षा होती है, और इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं, आम की फसल को जल्दी पका देता है। उसी प्रकार कर्नाटक में देखते हैं तो कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम, या इसे हम कहते हैं कॉफी वर्षा भी कहते हैं, कॉफी वर्षा। इसी प्रकार असम में देखेंगे प्री मानसून रेन को तो बाढ़ दोली छीना कहते हैं। तो ये प्री मानसून रेन है जो आम की फसल, कॉफी की फसल इसके लिए लाभदायक मानी जाती है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो निम्नलिखित में से कौन एक दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। एक प्रश्न ये भी आता है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन है, जिनको हमने कहा है कि इन्हें दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक भी कहा जाता है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले, बाद में ये राष्ट्रपति भी बने, तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन कौन से देश में भारत के राजदूत थे? यानी कि ये एम्बेसडर भी रहे। कौन से देश में भारत के राजदूत थे? तो इसका सही आंसर है पूर्व सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ में ये एम्बेसडर भी रहे, जिसे अब आप रूस कहते हो। तो ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए वित्त आयोग के अध्यक्ष, बी योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सी संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। आपको बताना है कि किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होगा। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, गलत है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री बिल्कुल नियुक्त किया जाता है, तो आंसर ए यस है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा, उसका वर्णन आर्टिकल 349 में किया गया और आर्टिकल 341 में बताया गया है। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 341 में कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, सॉरी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन नहीं, संघ राज्य क्षेत्रों का न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 241 में दिया गया है। और जितने हमारे संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी है, उस 8 यूनियन टेरिटरी में केवल दिल्ली ही एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका स्वयं का अपना उच्च न्यायालय है। ये ध्यान रहे, जिसका स्वयं का अपना उच्च न्यायालय है। और दिल्ली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र भी है, संघ शासित क्षेत्र भी है, और साथ के साथ दिल्ली एनसीआर रीजन भी है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है, जो 69th अमेंडमेंट द्वारा 1991 में हमें इसे एनसीआर घोषित किया गया था। दिल्ली जो अभी तक 7 बार उजाड़ा गया है, 7 बार बसाया गया है। प्रथम बार दिल्ली जो बसाया गया था वो तोमर वंश के अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली का नाम से इसको बसाया गया था, लास्ट में लुटियंस के द्वारा। तो इसी कारण जो साउथ दिल्ली से लुटियंस की दिल्ली भी हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जेल सिंह, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो हम इसको कहते हैं इंग्लिश में, किसने इसका प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो का जो प्रयोग करने वाला है वो है ज्ञानी जेल सिंह। हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में इस जेबी वीटो का प्रयोग किया था डाक घर विधेयक संशोधन अधिनियम के संदर्भ, डाकघर विधेयक संशोधन अधिनियम 1986 के संदर्भ में ज्ञानी जय सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं, यानी कि जिस पर कोई निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ना देना, ना उस पर आप सहमति देना, ना असहमति रहना, उसे टेबल पर रखे हुए रहने देना, उसे हम जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 50। मनरेगा कार्यक्रम, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 43 के बारे में बताया गया है कि इसके संदर्भ में मनरेगा को लाया गया था। बाकी आर्टिकल 45 आपको पता है कि इसमें ये पहले, अब तो ये मूल राइट्स भी बन गया है, पहले ये देखा जाए तो डीपीएसपी में और डीपीएसपी में बताया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो इसमें क्या किया गया है आर्टिकल 45 में। नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 47 भी नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें मद्य निषेध के बारे में बताया गया, मद्य निषेध के बारे में बताया गया आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ द पावर के बारे में बताया गया है
कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनका अपना अपना अधिकार होगा, सेपरेशन ऑफ द पावर होगा, एक दूसरे को उसमें ये ओवरले करने की कोशिश नहीं करेंगे ताकि वो स्वतंत्र पूर्वक होकर कार्य कर सके। बट यहां पूछा गया था मनरेगा कार्यक्रम, तो आर्टिकल 43। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण, डी प्रतिषेध। तो निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को, किस एक रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक? इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैवियस कॉर्पस। वैसे इंग्लिश बोलना सही नहीं है, ये एक लैटिन अमेरिकन भाषा है, लैटिन अमेरिकन है ये, नॉट अ इंग्लिश वर्ड। ये लैटिन अमेरिकन शब्द है हैवियस कॉर्पस, जिसे हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षण करता है। आर्टिकल 32 के थ्रू ये 5 प्रकार के रीट को जारी करता है और इसमें बताया गया कि महानतम रक्षक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हैबियस कॉर्पस है, जिसका अर्थ होता है बंदी को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, विथ कॉर्पोरल बॉडी प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। तो आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 मंथ के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के थ्रू यदि किसी व्यक्ति की अरेस्टिंग हो जाती है तो अधिकतम उसे 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह के बाद उसके लिए एक स्पेशली कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी का गठन होता है, समिति बनाई जाती है, और ये जो समिति है इसको चेयर कर रहा होता है हाई कोर्ट का जज। यानी कि हाई कोर्ट के जज के अधीन एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी आगे डिसाइड करती है कि 3 महीने के बाद इसकी जो प्रिजनर के जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाए या समाप्त कर दिया जाए। ये इस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उस पर ये निर्भर करती है। आंसर हो गया 3। अभी कुछ सालों पहले की बात है, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई थी कि जो ये 3 माह का टाइम पीरियड है उसको घटाकर 2 माह होना चाहिए, बट अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये 3 माह ही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में यह बताया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में आर्टिकल 20 में ही बताई गई है। आर्टिकल 22 में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है, निवारक निरोध कानून के बारे में बताया गया है, जिसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए, देश के लिए बड़ा खतरा है, तो उसे आप शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो, इसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। जैसे कई प्रकार के कानून थे, इसमें आपने सुना होगा एक नाम, मीसा का नाम सुना होगा, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के क्रम हमने लाया था। फिर एक नाम आपने पोटा सुना होगा, एक नाम आपने टाडा सुना होगा, एक वर्तमान समय में आपने मकोका सुना होगा, इसी प्रकार यूपी कोका सुना होगा। तो ये सब टेररिज्म को रोकने के लिए लाए गए ये कानून है। आर्टिकल 21 में आपको पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, डी चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। तो उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला था जिसमें शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया है आर्टिकल 21 में। अब हम अलग से देखते हैं अनुच्छेद 21 को में शिक्षा के बारे में अलग से बताया गया है, जिसके लिए 66वां संविधान संशोधन लाया गया है हमने 2002 में, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का हमने प्रावधान किया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित किसके संदर्भ में? संविधान की सर्वोच्चता। आंसर मूल अधिकार। भाग 3 मैग्ना कार्टा आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायतें, जिला बोर्ड, ये सब आते हैं, LIC, सेल एक्सेट्रा सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकारों की व्याख्या की जाती है आर्टिकल 13 बताता है कि यदि विधायक के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के किसी भाग का वायलेशन करता है या मूल अधिकार का वायलेशन करता है तो उसको रद्द किया जाता है, नल एंड वॉइड किया जाता है। ये आर्टिकल 13 में लिखा गया, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, या हम हिंदी में उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने, केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 2 और 4। आर्द्र जलवायु का अनुभव किया जाएगा यदि आपको ज्योग्राफी सही से आती है और सही से आपने पढ़ा है तो कोच्चि और तेजपुर। तेजपुर आपका असम में पड़ता है, कोच्चि आपका केरल में पड़ता है। देखिए वहां पर बारिश कितनी होती है और वहां पर टेम्परेचर और आर्द्र चीजों को आप देखिए, तो आंसर आपका हो गया डी। सही से आपको ज्योग्राफी पता है, आपने क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी है, मानसून के बारे में आप जानते हैं, तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, बी पछुआ एवं ध्रुव हवाओं की पेटी के मध्य, सी ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, डी भूमध्य रेखा पर। तो इसका ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपके भूमध्य रेखा पर है, इक्वेटर पर है। इसे हम मानसून द्रोणी भी कहते हैं, इसे हम मानसून द्रोणी भी कहते हैं। और इस मानसून द्रोणी के खिसकाव के कारण ही भारत में आपने देखा होगा कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी आता रहता है, जिसे हम मानसूनी ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए संविधान की कठोरता, बी एकल कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, डी अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा है, जिसका हमारे पास बेस्ट एग्जांपल प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे पास है अमेरिका का। अमेरिका जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स को लागू करता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम से, उनके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम से। तो इसमें से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व माना जाएगा वो आपका संविधान की कठोरता है, आपका एकल कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका सर्वोच्चता है, या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना है। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा एकल कार्यपालिका, क्योंकि यहां पर एकल कार्यपालिका के अंतर्गत तो सारी शक्तियां और राष्ट्रपति के पास है, और सही
मायने में राष्ट्रपति उसको एंजॉय भी करता है और राष्ट्रपति उस शक्तियों को लागू भी करता है, क्योंकि उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी संसदात्मक में होती है। तो वहां रियल में जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास और एकल कार्यपालिका है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है? दैनिक तापांतर पाया जाता है पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सीधा दैनिक तापांतर सर्वाधिक राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, निवर्तन मतलब रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का वापस लौटना। ए, साफ आकाश से, दूसरा बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने, केवल एक, बी 1 और 2, सी 1 2 3, डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1 2 और 3। रिट्रीटिंग ऑफ मानसून से आकाश साफ हो जाता है, बिल्कुल आप देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है, मॉनसून एकदम साफ हो गया है, बट इसमें क्या है ना, इसमें जो ह्यूमिडिटी वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं कवार की उमस। एक शब्द संबंधित है इससे, कवार की उमस। जो कवार की उमस है वो यदि एग्जाम में कभी आता कि कवार की उमस किसी से संबंधित है तो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के निवर्तन से संबंधित, इंग्लिश में हम इसे अक्टूबर हीट्स कहते हैं। दूसरा, स्थल पर तापमान बढ़ता है, बिल्कुल तभी ये स्थिति हो जाती है। और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब जनरेट होता है, बिल्कुल अधिक दाब जो है बंगाल की खाड़ी में इसके कारण बनता है। तो सबका सब इसमें सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।